आप लोग आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं समस्याएं। तो भारतीय कृषि की क्या विशेषता है और इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कृषि को निर्धारित करने वाले कारक, उसी की अगली कड़ी है भारतीय कृषि की विशेषताएं। तो देखिए, एक चीज पहले दिमाग में रख लीजिए कि भारतीय कृषि से की जो विशेषताएं हैं उसमें निगेटिव इंपैक्ट्स को बहुत कम दर्शाना है। जो पॉजिटिव या प्रोग्रेसिव इंपैक्ट्स हैं या पहलू हैं, जो प्रगतिशील पहलू हैं या सकारात्मक पहलू हैं, उन पे हमको ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं पहले आपको समझा दूं, यूपीएससी के एग्जाम में हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो हमारी कमियां हैं या नकारात्मक जो पहलू हैं उन पे फोकस नहीं करना है उतना ज्यादा, जितना हमको सकारात्मक या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कृषि क्या है, कृषि की विशेषता क्या है। तो ये रोजगार का प्रमुख स्रोत है। अब जानते हैं कि भारत में जो रोजगाररत लोग हैं उनका लगभग आधा प्रतिशत, जितने भारत में लोग रोजगाररत हैं उनके लगभग आधा प्रतिशत यानी कि 50% के आसपास लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। फिर देखते हैं कि ये जीवन निर्वाहक गहन कृषि की जाती है। जो भारत में कृषि की जाती है या जितने भी मानसूनी प्रदेश हैं, चाहे भारत है, चाहे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जितने भी देश हैं, इनमें जो कृषि है वो जीवन निर्वाह पद्धति के आधार पर है। ठीक है, यानी कि कृषि कृषक का क्या है, जीवन निर्वाह का मुख्य जरिया है। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना है। फिर क्या है, भारतीय कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। जाहिर सी बात है, जितने भी मानसून ये कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे इंडोनेशिया, म्यांमार, जितने भी देश हैं, इनमें क्या है, इनमें जनाधिक्य है, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये एक निगेटिव इम्पैक्ट के रूप में नहीं देखेंगे। अगर जनसंख्या है तो जनसंख्या क्या है, एक संसाधन के रूप में है। अगर जनसंख्या को सही से शिक्षित प्रशिक्षित कर दिया जाए तो ये जनसंख्या जो है संसाधन के रूप में हो सकती है और उत्पादन में अपना बेहतर योगदान दे सकती है। क्योंकि ये जितने देश हैं, ये आर्थिक जो पैरामीटर है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, इन या इकोनॉमिक स्केल हैं, इन पे क्या है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्री हैं। अगर जिस दिन ये विकसित हो जाएंगे तो यही जनसंख्या इनके लिए क्या हो जाएगी, संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो जब भारत में क्या है कि कृषि पर अत्यधिक दबाव है, इसका सबसे एक दुष्परिणाम देखते हैं कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी है। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति रोजगार में तो लगा हुआ दिख रहा है लेकिन उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर रोजगार में लगा हुआ है लेकिन उसकी सीमांत उत्पादकता, मतलब उसका उत्पादन में योगदान नहीं है, तो वो रोजगार में तो लगा हुआ दिख सकता है लेकिन उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रछन्न बेरोजगार बोलते हैं। ठीक है, फिर है कुल कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों की प्रधानता। जानते हैं कि जो कृषि होती है, ये कृषि क्या होती है, एक तो कृषि जो होती है, एक तो खाद्यान्नों की प्रधानता होती है और दूसरा इसमें क्या होता है कि नकदी फसलों की प्रधानता होती है, चारा फसलों की प्रधानता होती है। नकदी फसलें वो होती हैं जो किसान अपने उपभोग के लिए नहीं उत्पादित करता है बल्कि बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए, यानी कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है उसको ध्यान में रखते हुए लाभ की प्रत्याशा से उत्पादन करता है। और इस तरह की फसलें कौन है, जैसे चाय है, कॉफी है, ठीक है, या गन्ना है, कपास है, ठीक है, या जूट है। इस तरह की फसलों को क्या कहा जाता है, नकदी फसलें कहा जाता है। लेकिन भारत में क्या है कि कृषि गहन निर्वाह पद्धति पर आधारित है, यानी कि जीविकोपार्जन का साधन है। तो यहाँ के ज्यादातर किसान क्या करते हैं कि खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं। किसान सोचते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा उन चीजों का हम उत्पादन कर लें जो हमारे खुद के उपभोग के लिए हो। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, नकदी फसलों के उत्पादन की तरफ कृषक बढ़ रहा है। ठीक है, फिर है फसलों की विविधता। भारत में क्या है कि फसलों की विविधता है। फसलों की विविधता इसलिए है कि क्लाइमेटिक डिफरेंस, जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा है। जलवायु की विविधता बहुत ज्यादा है। देश के एक भाग में किसी अन्य प्रकार की जलवायु है, देश के दूसरे भाग में किसी अन्य प्रकार की जलवायु है। साल में कभी किसी समय वर्षा होती है, किसी समय कम वर्षा होती है। तो इस तरह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी फसलों की विविधता देखी जाती है और एक मौसम से दूसरे मौसम में भी क्या है, फसलों की विविधता देखी जाती है। भारत में क्या है, 3 फसलों का जो साल है या मौसम है, क्या है, खरीफ है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, फिर एक है रबी जो शीतकाल में बोई जाती है, और एक है जायद जो ग्रीष्म काल में बोई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, फसलों की विविधता बहुत ज्यादा है। फिर क्या है, छोटे भूजोत आकार हैं। अब जाहिर सी बात है कि लगातार जनसंख्या वृद्धि होने के कारण पर कैपिटा जो लैंड होल्डिंग है उसका आकार लगातार क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि भूजोत का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। फिर क्या है,
पारंपरिक खेती की प्रधानता। भारत में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि पुराने तरीके से, परंपरागत तरीके से कृषि की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब आधुनिकता का तत्व इसमें समाहित होने लगा है। अब ज्यादा से ज्यादा मशीनों, यंत्रों का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, उन्नत बीजों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, सिंचाई की आधुनिक सिंचाई पद्धतियों का प्रयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, भंडारण की बेहतर सुविधा का विकास हुआ है। तो ये परंपरागत कृषि कार्य तो होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब आधुनिक तरीके को क्या कर चुकी है, एडॉप्ट कर चुकी है। फिर है भारवाही पशुओं का उपयोग। कृषि कार्य में भारवाही पशुओं का उपयोग किया जाता है, यानी कि कृषि और पशुपालन भारत में साथ साथ किया जाता है। और ये भारवाही पशु कौन कौन से, जैसे घोड़ा है, भैंसा है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ये पशुओं का उपयोग किया जाता है। तो कृषि कार्य में इनसे कई प्रकार की, जैसे खेतों की जुताई करना है, या इस फसलों की ढुलाई करनी है, ठीक है, या परिवहन साधनों का उपयोग करना है, तो उसमें भी क्या है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, इनका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं सिंचाई की कमी व वर्षा पर निर्भरता। जाहिर सी बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन भारत की कुल जो फसल के अंतर्गत क्षेत्र है, फसलगत क्षेत्र है, उसके 50% भाग पर ही सिंचाई की उपलब्धता है। अब सिंचाई क्या होती है, कृत्रिम विधियों द्वारा फसलों को पानी पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सिंचाई, इरिगेशन बोलते हैं। तो ये जो है अभी भी लगभग 45 से 47% कृषि योग्य भूमि क्या है, ये गैर सिंचित क्षेत्र के रूप में, यानी कि वर्षा की निर्भरता पर ये डिपेंड है, वर्षा पर निर्भर है, यानी कि पूरी तरह से ये सिंचाई की सुविधाओं से ये वंचित है। तो ये भी है कि सिंचाई सुविधाओं की कमी है। हालांकि धीरे धीरे आधुनिक समय में पीएम कुसुम योजना जो चली है, जिसमें कहा गया कि सोलर पैनल के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाए, सरकार सब्सिडाइज रेट पे क्या कर रही है, सोलर पंपों को अवेलेबल करा रही है, तो इसका विकास हो रहा है। फिर है चारा वाली फसलों का कम विकास। दरअसल भारत में क्या है कि कृषि प्रधान देश है, जिसमें पशुपालन भी कृषि कार्य के साथ साथ किया जाता है, लेकिन कृषक क्या है, फसलों के अवशिष्ट कोई पशुओं को खिलाता है, वो चारा वाली फसलों का बेहतर तरीके से रोपण नहीं करता या उत्पादन नहीं करता है। तो ये भी एक बहुत कमी है कि चारा वाली फसलों की क्या है, यहाँ पर कमी है या कम ध्यान दिया जाता है। फिर क्या है, सरकार द्वारा प्राथमिकता प्रदान करना। कृषि क्षेत्र को सरकार प्राथमिकता पे तो रखती है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी का उतना निचले स्तर पर जो क्रियान्वयन है वो नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर कुछ न कुछ कमी रह जाती है, यद्यपि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास किया जाता है। फिर है धीरे धीरे उन्नत तकनीक का प्रयोग बढ़ना है। हमने अभी बताया था कि कृषि जो पारंपरिक तरीके से की जा रही है, ट्रेडिशनल वे में की जा रही है, अब धीरे धीरे क्या हो रही है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित होती जा रही है, और विश्व के अन्य देशों में जो टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उनका अब अधिक से अधिक उपयोग हमारे देश में भी होने लगा है। फिर है बुनियादी सुविधाओं का अभाव। जो आधारभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत सुविधाएं क्या हैं, उन्नत बीज है, परिवहन के साधन है, सिंचाई है, उर्वरक है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इनका अभाव है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी अवेलेबिलिटी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये फैसिलिटीज बढ़ रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों पे अभी इनका ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। फिर है सही कृषि भूमि उपयोग नीति का अभाव, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या है कि लैंड यूटिलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। अब हमारे किसान थोड़े उतने अज्ञान है, अशिक्षित हैं, तो वो ये नहीं समझ पाते कि किस फसल के लिए कौन सी भूमि कितना अप्रोप्रिएट है। हो सकता है कि कोई फसल कोई भूमि किसी विशेष फसल के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट हो, और कोई भूमि जो या मृदा है वो किसी फसल के लिए उतना अप्रोप्रिएट ना हो। तो अगर कृषक इस चीज को ध्यान में रखेगा कि सही भूमि उपयोग नीति का पालन किया जाए, तो इससे उत्पादकता क्या होगी, बढ़ेगी, और कुल उत्पादन भी बढ़ेगा। फिर देखते हैं कि जो फर्टाइल लैंड है उस पर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य कर देते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट को वहां पे स्टैबिल करने लगते हैं, सड़कों का निर्माण कर देते हैं, बस्तियों का निर्माण कर देते हैं, फैक्ट्रियों का निर्माण कर देते हैं। तो ये भी एक नहीं होना चाहिए कि जो फर्टाइल लैंड है उस पर इस तरह के कंस्ट्रक्टिव कार्य नहीं होने चाहिए, या ह्यूमन सेटलमेंट नहीं वहां पे स्टैबिल करना चाहिए, या सड़क परिवहन मार्गों का नहीं निर्माण करना चाहिए, या फैक्ट्रियों का नहीं निर्माण करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कृषि मनुष्य के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर सोचिए कि कृषि ही नहीं होगी तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, ठीक है। हमारा जीवन किस पे निर्भर है, कृषि पे। चाहे हम कितने भी अमीर बन जाएं, चाहे कितने भी उन्नतशील बन जाएं, हम खाएंगे क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ही तो खाएंगे। तो हमेशा ध्यान में रखिए
फिर है कृषि के प्रति सकारात्मक मानसिकता का अभाव। भारत में क्या किया जाता है कि कृषि को बड़े हे दृष्टि से देखा जाता है। अगर कोई कृषि कार्य करता है तो उसको बड़े हे दृष्टि से देखा जाता है, और वही सरकारी नौकरी करता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा दी जाती है। तो इसके कारण भी क्या है, कृषि की उपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि कृषि के प्रति हमारे समाज में सकारात्मक मानसिकता का अभाव है। लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे होंगे आप, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोग नौकरियां छोड़ के या विदेशों से शिक्षा लेकर क्या कर रहे हैं, अब एग्रीकल्चर क्षेत्र में आ रहे हैं, कृषि क्षेत्र में आ रहे हैं, और वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब कृषि को थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो गई है। और वो कृषि कौन है? आधुनिक कृषि है, जो बिल्कुल इनोवेटिव है। ठीक है। फिर है कृषि कानून बनाकर समाधान का प्रयास किया जा रहा है। अब जैसे पिछली सरकार ने 3 साल पहले क्या था, कृषि कानून लाया था, हालांकि उसको विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन कृषि कानून बनाकर, इस तरह के कानूनों को बनाकर, कुछ इसमें अगर गलत प्रावधान है या इसमें कुछ कमियां हैं, उनको सुधार कर नए कृषि कानून को लाया जाना चाहिए। क्योंकि कृषि में कोई ना कोई बेहतर कानून होगा तभी कृषि विकास हो सकता है, अदरवाइज कृषि अभी भी पिछड़ापन का शिकार बनी रहेगी। तो बेहतर कानून की आवश्यकता इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। ठीक है। और सरकार इसका समाधान करने का प्रयास भी कर रही है। फिर है निर्यात के लिए उत्पादन करना। अब धीरे धीरे जो कृषि है ना, वो जीवन निर्वाह के दायरे से बाहर निकलना शुरू हुई है। अब कृषक जो है वो देख रहा है कि इसके निर्यात कैसे किया जाए। तो फूड प्रोसेसिंग भी एक इंडस्ट्री जो है वो बहुत ग्रो कर रही है कि डायरेक्ट जो है कृषि उत्पाद का निर्यात तो करना है, तो करना है। जैसे भारत इसमें क्या है, चावल निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान पे आ गया है। ठीक है। गेहूं निर्यात भी अच्छा खासा कर रहा है, और कपास का तो करता ही है, मसालों का तो करता ही है। ठीक है। तो अब ये हो रहा है कि हम डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का निर्यात ना करें, बल्कि इनकी क्या करें, फूड प्रोसेसिंग कर दें और बने हुए प्रोडक्ट का निर्यात करें, जिसमें लाभ की प्रत्याशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले कर रहा है कि अब निर्यात के लिए, उत्पादन करने के लिए कृषक क्या हो रहा है, सोचने लग रहा है, क्योंकि उसमें उत्पादन करना लाभदायक है। फिर क्या है, उन्नत बीजों का बढ़ता प्रयोग। अब जो हाई यील्ड वेराइटी है, उन्नत बीज हैं, इनका प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और अब कुल कृषित भूमि के लगभग 98% भाग पर क्या हो रहा है, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि एक फसल से दूसरी फसल में ये जो परसेंटेज है वो बदलता रहता है। जैसे गेहूं में कुछ अलग है, धान में कुछ अलग है, सरसों में कुछ अलग है, चना में कुछ अलग है। लेकिन अधिकांश कृषित जो क्षेत्र है या जो बीज हैं, अब वो उन्नत बीज हो गए हैं। ये उन्नत बीज क्या है, इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है और इनसे कुल उत्पादन भी ज्यादा प्राप्त हो रहा है, और ये बेहतर क्या करते हैं, इनमें क्वालिटी भी पाई जा रही है। तो ये भी उन्नत बीजों का बढ़ता प्रयोग है। दूसरा है इको फ्रेंडली तकनीक का प्रयोग। अब नहीं हो रहा है कि अब ऐसी कृषि की जाए जो इको फ्रेंडली हो, जो हमारे मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखे, जो हमारे आसपास के क्लाइमेटिक कंडीशन को भी बेहतर बनाए रखे। तो अब हो रहा है इको फ्रेंडली कृषि, एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग क्या करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत विकास वाली कृषि। ऐसी कृषि जो मृदा की उर्वरता को दुष्प्रभावित न करे, बल्कि इसको क्या करे, इनहेंस करे, इसको बनाए रखे। ठीक है। तो इस तरह की कृषि कार्य किया जाएगा। तो ये जो हम लोग का टॉपिक था कि भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय कृषि की क्या समस्याएं हैं। ठीक है। तो विशेषता के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारतीय कृषि की क्या समस्या है। तो देखिए, भारतीय कृषि की जो समस्या है, ये समस्याएं हैं। तो समस्या भी यहां पर जो देखेंगे, एकदम हम लोग को ये अप्रोच नहीं अपनाना है कि समस्या को ही गिनाते जाना है, ऐसा लगे कि कृषि बिल्कुल समस्याओं के जाल में फंसी पड़ी है। ये भी देखना है कि समस्या तो है, लेकिन लगातार इन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और कृषि विकास में हम लोग बेहतर कर पा रहे हैं। तो पहले तो ये है कि जीवन निर्वाह एवं गहन कृषि की जाती है। तो भारत क्या है, एक विकासशील देश है, उसमें भी कृषि प्रधान देश है। जोत का आकार छोटा है, कृषक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कृषक शिक्षित उतना नहीं है, जागरूक नहीं है। तो कृषक क्या करता है कि जीवन निर्वाह कृषि है, मतलब वो सोचता है कि हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट मिल जाए, हम ऐसा कृषि करें जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो सके, यानी कि हम उन फसलों को उत्पादन कर सके जिनका हम स्वयं उपभोग कर सकें। ठीक है। और क्या करता है, गहन कृषि करता है। गहन कृषि का मतलब है कि भूमि के छोटे से छोटे टुकड़े पे अत्यधिक उत्पादन लेना और वर्ष भर कृषि कार्य करते रहना। इससे क्या होता है कि जो मृदा की गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं दुष्प्रभावित होती है। तो मृदा की गुणवत्ता इससे क्या हो रही है, दुष्प्रभावित हो रही है। अत्यधिक सिंचाई कर रहा है तो ये भी एक दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। फिर क्या है,
भारतीय कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या का दबाव इसलिए बढ़ता जा रहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड तो लगभग सेम बना हुआ है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है वो लगातार हो रही है, तो इससे जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन एग्रीकल्चरल क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में कोई विकास या वृद्धि नहीं हो रही है। तो लगातार जोत का आकार क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, मतलब खेत का आकार पर कैपिटा जो लैंड होल्डिंग है वो छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। फिर क्या है, वही चीज कृषि जोतों का छोटा आकार। जैसे हमारे यहाँ उत्तराधिकार कानून ऐसा है कि इसमें एक खेत पर ही अगर एक पिता के दो पुत्र हैं तो वो बराबर बराबर हिस्सेदारी कर देंगे, और उसी किसान का अगर दो जगह खेत है, मान लीजिए यहाँ पर भी खेत है और यहाँ पर भी खेत है और उसके दो पुत्र हैं, तो दोनों पुत्र ये नहीं कहेंगे कि ए यहाँ पर ले ले और बी यहाँ पे ले ले। ए कहेगा कि हमको भी यहाँ आधा चाहिए और यहाँ भी आधा चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये खेत का विखंडन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कृषि भूमि का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। फिर देखेंगे कृषि भूमि का असंतुलित विकास। कृषि भूमि का क्या है, असंतुलित विकास वितरण है। असंतुलित वितरण किससे, तो पहला तो देखेंगे क्षेत्रीय। जैसे देश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कृषि भूमि का अच्छा खासा परसेंटेज, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, या बंगाल का क्षेत्र है, या असम का क्षेत्र है। यहाँ पे कृषि भूमि क्या है, कुल भूमि के अधिकांश भाग पर कृषित की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ के कुल भूमि के या कुल क्षेत्रफल के थोड़े से भाग पे कृषि की जाती है। जैसे राजस्थान हो गया, ज्यादातर हिस्सा क्या है, रेगिस्तानी है। फिर अरावली पर्वत का जो पठारी एरिया है वो भी है, पर्वतीय एरिया। फिर लद्दाख का क्षेत्र हो गया, हिमाचल का क्षेत्र हो गया जो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, या कुछ वनों से ढके हुए क्षेत्र हैं। तो वहां पे कृषि कार्य क्या है, थोड़ा कम होता है, बाकी कार्य जो होते हैं वहां पर वो ज्यादा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि असंतुलित वितरण भी है। और दूसरा असंतुलित वितरण ये देखेंगे कि समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, और जबकि ज्यादातर जनसंख्या क्या है, उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड्स उतने नहीं हैं, वो भूमि से वंचित है। या तो वो भूमिहीन किसान है, भूमिहीन श्रमिक है, या फिर सीमांत किसान है, या छोटे किसान है, ठीक है। तो ये भूमि का या कृषि भूमि का असंतुलित असमान वितरण भी बहुत बड़ा एक समस्या है। तो इसके लिए दूर करने के लिए सरकार ने बहुत से कानून बनाया हुआ है, लेकिन ये कानून अभी भी उतना ज्यादा फलीभूत नहीं हुए जितना ज्यादा इनको होना चाहिए। फिर है मृदा की उत्पादन क्षमता। मृदा का क्या करें, हम लोग लगातार विदोहन कर रहे हैं, विदोहन ही कहेंगे। क्यों, क्योंकि हम मृदा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, अत्यधिक भौम जल का शोषण कर रहे हैं। तो इससे धीरे धीरे मृदा की गुणवत्ता क्या हो रही है, दुष्प्रभावित हो रही है। या तो मृदा की फर्टिलिटी कम हो रही है, या मृदा लवणीकरण उसका होता जा रहा है, क्षारीकरण होता जा रहा है, या अम्लीकरण होता जा रहा है। कुल मिलाकर क्या हो रहा है, मृदा अवनयन, उसके गुणवत्ता में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये भी बहुत बड़ी कारण है। इससे क्या हो रहा है कि इससे मृदा की प्रोडक्टिविटी है वो दुष्प्रभावित हो रही है। फिर है मृदा अपरदन व मृदा क्षरण। इस टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। मृदा अपरदन क्या है, मृदा क्षरण क्या है, और ये क्या क्या कारण है, उनको रोकने के संरक्षित करने के उपाय हैं। तो मृदा अपरदन का मतलब है कि जो मृदा की ऊपरी सतह है उसका क्या हो जा रहा है, अपरदन हो जा रहा है। या तो वायु द्वारा हो जा रहा है, पवनों द्वारा, या बहते हुए जल द्वारा इसका अपरदन हो जा रहा है। और ये मृदा का जो ऊपरी लेयर है यही सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। और मृदा क्षरण का मतलब क्या है कि मृदा की गुणवत्ता में लगातार ह्रास होना या उसका डिटेरियोरेशन हो जाना। फिर क्या है, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव व वर्षा पर निर्भरता। तो अभी हमने देखा था कि भारत की कुल कृषि भूमि में अधिकांश पर सिंचाई या आधे पर सिंचाई की सुविधा नहीं उपलब्ध है। तो ये भी क्या है, जैसे कहा जाता है ना कि एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल ऑफ मानसून, मतलब भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। अगर मानसून अच्छा होगा तो कृषि होगी, और मानसून बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, बारिश बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो बाढ़ आ जाएगी, तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर क्या है, परंपरागत प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करते हैं। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जैसे हल बैल है, या फावड़ा है, कुदाल है, इनका उपयोग करते हैं, या सिंचाई की सुविधाओं का उतना रख रखाव, मतलब भंडारण की सुविधाओं का उतना अभाव है, उतना तकनीकी दक्षता नहीं। अब इसका रीजन है जो किसान खुद, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वो कैसे इन महंगी चीज़ों को क्रय कर सकता है, या इनोवेशन कर सकता है, या इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये भी बहुत एक प्रॉब्लम है हमारी कृषि में। हालांकि सरकार द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है,
किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, या कम दाम पे कृषि यंत्र और ट्रैक्टर को सब्सिडाइज रेट पे दिया जा रहा है। तो सरकार उन्नत बीजों, जैसे सरकार रासायनिक उर्वरकों में सब्सिडी देती है, उन्नत बीजों में सब्सिडी दे रही है, तो सरकारी कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं किसान। फिर है श्रम प्रधान कृषि। भारत में क्या है कि अत्यधिक श्रम प्रधान देश है भारत, और कृषि में क्या है, श्रम का नियोजन है, तो श्रम का बहुत अधिक नियोजन करके कृषि की जा रही है। जबकि जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, या अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे क्या है, तकनीकी प्रधान कृषि की जा रही है, या यहाँ पे यंत्रीकरण बहुत ज्यादा हो चुका है कृषि का। लेकिन भारत में अभी भी क्या है, श्रम प्रधान देश है, तो यहाँ पे क्या है, कृषि में श्रम का निवेश बहुत अधिक है। फिर देखेंगे किसानों का रूढ़िवादी व भाग्यवादी होना। ज़्यादा से जायज़ बात है कि भाई भारत में किसान इतना शिक्षित प्रशिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, तो वो थोड़े रूढ़िवादी है। और भारत में ज़्यादातर किसान आर्थिक किसान नहीं है, वो क्या है, सामाजिक किसान है, सांस्कृतिक किसान है, धार्मिक किसान है। मतलब उसको आर्थिक कारकों से ज़्यादा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। फिर क्या है, वो भाग्यवादी है। जाहिर सी बात है कि ये भाग्यवादी होने का मतलब है कि वो ये नहीं सोचता है कि हम जितना अच्छा निवेश करेंगे उतना अच्छा हमें इनपुट मिलेगा। वो सोच लेता है कि भाग्य पे निर्भर है, तो वो बहुत ज़्यादा निवेश के बारे में नहीं सोचता है, वो कुछ इनोवेशन नहीं करना चाहता है, कुछ इनपुट्स नहीं डालना चाहता है। तो ये भी एक रीजन है, लेकिन हालांकि ये सोच अब बदल रही धीरे धीरे। फिर क्या है, लाभ हानि पर आधारित निर्णय नहीं लेता है, बल्कि भावना प्रधान निर्णय लेता है। जाहिर सी बात है कि भारत में कृषि कार्य तो की जाती है, लेकिन वो कृषि कार्य कैसा है, वो भावना प्रधान हो जाता है। लाभ हानि, जैसे इकोनॉमिक मानव है जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके अपनी कृषि कार्य को करता है, वैसा नहीं देखने को मिलता है, थोड़ा कम देखने को मिलता है। वो ज्यादातर क्या करता है, वो भावना प्रधान निर्णय लेता है कि ठीक है बुआई होनी चाहिए, तो इसके लिए शुभ मुहूर्त आया कि नहीं आया, किस दिन बुआई करना है तो वो दिन भी है, फसल की कटाई करने के लिए भी कोई शुभ दिन होना चाहिए। तो इन चीजों को ज्यादा वो ध्यान देता है। हो सकता है कि किसी एग्रीकल्चरल लैंड पे उसको कोई दूसरी फसल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है, ज्यादा उसका प्रोडक्शन मिल सकता है, लेकिन वो कहेगा नहीं नहीं, हमारे जो एंसेस्टर्स है या पूर्वज थे या हमारे बाप दादा थे, वो इस फसल को इसी भूमि पर बोते थे, तो हम भी बोएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी भावना ऐसी बनी हुई है। तो ये भी बहुत अच्छा एक मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव इफेक्ट है ये। ठीक है, ये इसको भी देखेंगे हम लोग। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, क्योंकि जैसे शिक्षित प्रशिक्षित और टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होने लगा है, तो अब कृषि ज्यादातर आर्थिक निर्णयों से प्रभावित हो रही है। इसके बाद क्या है, निम्न उत्पादकता। अभी भी जो हमारी प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वो उतना ज्यादा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या है कि जैसे प्रोडक्टिविटी ये 3000 केजी पर हेक्टेयर है, ठीक है, जबकि यही फ्रांस में, यही यूक्रेन में लगभग 7000 केजी पर हेक्टेयर है। तो ये लगभग आधे से भी कम प्रोडक्टिविटी है फ्रांस की अपेक्षा देखा जाए, ठीक है, गेहूं की। और उसी तरह से चावल में देखा जाए तो हमारे यहाँ लगभग 2700 किलोग्राम, ठीक है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, जबकि जापान में ये 7500 से भी ज्यादा है। चाइना में ऑलमोस्ट ये 7000 के आसपास है प्रोडक्टिविटी, उससे आधे से भी कम हमारे यहाँ। यानी कि भूमि के एक टुकड़े पे हम दुगने से भी ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें तो भारत में की इसके रीजन है, इसके रीजन यही है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक है, कि एक तो उन्नत बीजों का प्रयोग हो रहा है लेकिन अभी भी कम हो रहा है, सिंचाई सुविधाओं का उतना विकास नहीं है, कि कृषि तकनीक का जो है उतना उन्नत प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यही सब चीजें हैं। फिर है फसलों की बीमारियां तथा कीड़ों का प्रकोप। जाहिर सी बात है कि फसलों की बीमारियां बहुत से होती हैं, इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है। जैसे क्या होता है, ये टिड्डी दल है, आक्रमण कर देता है, फिर बहुत से फसल हैं जो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, रोडेंट्स का हमला हो जाता है। तो इस तरह से क्या है ना कि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा प्रकोप बना रहता है, और उसके प्रति किसान थोड़ा गरीब है, अशिक्षित है, जागरूक भी कम है, तो वो इन पे ध्यान उतना नहीं दे पाता है, तो कहीं ना कहीं से फसलें प्रभावित होती हैं। अब जैसे मैं बार बार एग्जांपल लेता हूं कि भारत में कुल कृषि उत्पादन का 30 से 40% भाग क्या है, ये नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर इस नष्ट होने वाले भाग को हम बचा लें, इसका आधा भी बचा लें, तो कम से कम हमारा प्रोडक्शन पहले से ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका आधा भी बचा लेते हैं तो 15 से 20% प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बिना किसी निवेश को बढ़ाए हुए। तो याद रखना है इसको। फिर क्या है, फलीदार तथा चारे की फसलों का कम क्षेत्रों पर बुआई। अब फलीदार जो फसलें होती हैं, जो दलहन फसलें हैं, जैसे चना है, मटर है, ठीक है, इनका अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग उत्पादन करेंगे तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहते हैं, मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, फलीदार फसलों का या चारे वाली फसलों का बुआई कम होती है, क्योंकि कृषक को लगता है कि इससे लाभ कम प्राप्त होगा। तो ये भी एक समस्या हमारी है। फिर क्या है, उचित विपणन मूल्य की समस्या। जैसे किसान मांग करते हैं कि हमें एमएसपी लेना है, या एमएसपी सरकार घोषित करे,
दरअसल क्या होता है ना कि कृषक जब फसलों की हार्वेस्टिंग कर लेता है, फसलों की कटाई कर लेता है, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या है ना कि इसको ले आके मार्केट में हम बेचें, फसल को बेचें, क्योंकि उसे वित्त की बहुत जरूरत है। और वित्त की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगली फसल की बुआई करनी है, कुछ सामाजिक धार्मिक काम करने हैं, उसे अपनी बेटी की भी आप ब्याह करना है, बेटे का ब्याह करना है, बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है, कुछ कपड़े खरीदने हैं, कुछ घर बनवाना है या कृषि यंत्र लेना है, तो उसको वित्त की तुरंत जरूरत होती है। लेकिन जिस समय जिस फसल की हार्वेस्टिंग होती है, उसकी मार्केट में इतनी ज्यादा पूर्ति बढ़ जाती है कि तुरंत प्राइस क्या हो जाती है, डिक्लाइन कर जाती है, कम हो जाती है। तो कृषक की सबसे बड़ी समस्या है कि उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिले। और इसके लिए क्या कृषक मांग करता है कि सरकार किसकी घोषणा करे? ये एमएसपी की घोषणा करे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा सरकार करे। अगर ये सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, तो ये कृषकों को क्या रहेगा? एक आश्वासन रहेगा कि अगर मार्केट में इससे कम दाम मिल रहा फसल के लिए, तो सरकार खुद इस फसल को क्या कर लेगी? एक न्यूनतम मूल्य पर खरीद लेगी। तो कहीं ना कहीं किसान एक आश्वस्त रहता है, उसको आश्वासन मिलता है कि हमारी फसल का हमें मूल्य उचित मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो उचित विपणन मूल्य की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या। और जानते हैं किसानों की लगातार मांग है कि हमें एमएसपी की घोषणा सरकार करे। फिर क्या है? भंडारण संबंधी समस्या। अब जाहिर सी बात है कि हार्वेस्टिंग कर ली गई है, कृषक की सबसे बड़ी समस्या है कि फसल को भंडारण सही से हो नहीं करेंगे तो फसलें सड़ जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो हमको फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो भंडारण की सुविधा नहीं है, और अगर है भी तो उसकी लागतें बहुत ज्यादा हैं। तो कृषक के लिए क्या है समस्या? कि भंडारण की सुविधा का अच्छा विकास होना चाहिए। फिर क्या है? शिक्षण एवं प्रशिक्षण का अभाव। जो भारत के कृषक है ना, ये ज्यादातर शिक्षित प्रशिक्षित नहीं, स्किल नहीं है। इनके डिसीजन क्या होते हैं? बहुत ज्यादा तकनीकी या तर्कपूर्ण नहीं होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि सरकार जैसे किसान चैनल लॉन्च किया है या समय समय पर उनको सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है वो भी जारी करना है, तो इस तरह से सरकार बहुत सी चीजें कर रही है, लेकिन अभी भी उस लेवल तक किसानों को उसका लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। फिर है किसानों की गरीबी और ऋण की समस्या। जाहिर सी बात है कि किसान क्या है, आज के भारतीय किसान जो है वो ऋणग्रस्त ज्यादा होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? जो कि इनपुट्स की लागतें ज्यादा है, जैसे उन्नत बीज महंगे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स महंगे हैं, ठीक है, फिर केमिकल पेस्टिसाइड हर्बिसाइड महंगे हैं, सिंचाई की लागतें बढ़ रही हैं, बिजली की जो ज्यादातर राज्य सरकारों ने किसानों के लिए बिजली फ्री किया हुआ है, फिर भी बिजली की लागतें तो है ही। फिर भंडारण की लागत बढ़ रही है, परिवहन की लागतें बढ़ रही हैं। फिर ठीक है, तो ये लागतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन किसानों की ये समस्या है कि हमें अपने प्रोडक्ट का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। हम लगातार क्या हो रहे हैं? गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। और जो हमारी समस्या है वो ऋणग्रस्तता की समस्या है। आप न्यूज में पढ़ते भी होंगे कि कई जगह किसान आत्महत्या कर लेते हैं, ऋणग्रस्तता की स्थिति में क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। फिर है अतार्किक भूधारण। मतलब अतार्किक भूधारण का मतलब है कि जैसे हम लोग भारत में पढ़ते हैं कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, अनुपस्थित भूस्वामी है। यानी कि जिनके पास भूमि है लेकिन वो खुद खेती नहीं कर रहे हैं, वो अपने पैतृक क्षेत्र से हटके या तो कहीं शहर चले गए हैं या विदेश चले गए हैं। वो कृषि भूमि को इसलिए रखे हुए हैं कि भूमि संपत्ति का एक माध्यम है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी समाज में बनाए रखती है, लेकिन वो कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? अब्सेंटी लैंडलॉर्ड, जिनके पास कृषित भूमि है लेकिन वो कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं। और जो कृषि कार्य कर रहे हैं उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड ही नहीं है, कृषि भूमि नहीं है। तो दोनों जगह समस्या है, जिसके पास है वो नहीं कर रहा है और जिसके पास नहीं है वो लगा हुआ उसमें। तो इसकी समस्या है, और इस समस्या के समाधान के लिए क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट कानून बनाना चाहिए, ठीक है। फिर है सही कृषि भूमि उपयोग नीति का अभाव। अब जाहिर सी बात है कि किस भूमि में कौन सी फसल, किस तरह की फसल का, जैसे मान लीजिए कोई अर्ध शुष्क क्षेत्र है तो वहां पे जल प्रिय पौधों का रोपण करना नुकसान होगा। और कहीं पर अगर बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है तो वहां पे उस तरह की फसलें जिनको कम जल की आवश्यकता है उनका रोपण करना नुकसानदायक होगा। तो ये सही भूमि उपयोग नीति का अभाव है कि किस भूमि पे किस तरह की फसलें बोनी चाहिए। या एक और भी है कि एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको हम एक नॉन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए यूज न करें। जैसे बहुत कोई फर्टाइल लैंड है तो उस पर हम ह्यूमन सेटलमेंट ना बसाएं, ग्रामीण बस्तियां या शहरी बस्तियां ना बसाएं, उस पर निर्माण कार्य ना करें, ठीक है। या उस पर कुछ इस तरह से ना करें कि जिससे भूमि की गुणवत्ता दुष्प्रभावित हो जाए। और देखते हैं कि शहरों के जो सीवेज का पानी है या फैक्ट्रियों के जो गंदे जल है या मल जल है, इसको क्या करते हैं? भूमि पर ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं इससे भूमि की गुणवत्ता प्रभावित होती है, भूमि मृदा प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। तो इसका भी बहुत ज्यादा एक समस्या ये भी एक है। फिर है समाज में कृषि कार्य को लेकर
अच्छा व्यवहार नहीं स्वीकार कर, मतलब समाज जो है कृषि को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। आप भले बहुत अच्छे कृषक हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन समाज आपको उतनी इज्जत नहीं देगा जितना कि एक सरकारी नौकरी वाले को देगा। तो समाज कृषि को बहुत हे दृष्टि से देखता है। तो ये भी एक बहुत गलत मानसिकता है कि समाज में कृषि को वो प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त है जिसका वास्तव में हकदार है। कहने को तो हम लोग बोल लेते हैं कि कृषक अन्नदाता है, जरा अपने दिल से पूछिए कि आप अन्नदाता के प्रति कितना सम्मान रखते हैं या हम कितना सम्मान रखते हैं, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हम खुद कृषि को कितना इज्जत देते हैं। एक कृषक भी कृषि को कितना इज्जत दे पाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इसके कारण जो होता है कि समाज में इसको अच्छा नहीं स्वीकार करता है, तो कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेना चाहता है। वो लास्ट ऑप्शन के रूप में रखता है कि कृषि कार्य करना है। अगर लास्ट ऑप्शन करेगा तो उसमें बहुत अच्छा मेहनत नहीं करेगा, उसमें इनोवेशन नहीं करेगा, तो वो उतना ज्यादा फलीभूत नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या है, सरकारी नीतियां, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये भी कहीं ना कहीं कृषि को हतोत्साहित करती हैं या कृषि को दुष्प्रभावित करती हैं। तो हमको यहाँ पे भी ध्यान रखना है। अगला है कृषि लागत का बढ़ना। लगातार कृषि लागत क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कृषि लागत क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इनपुट जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कृषि क्या हो रहा है, घाटे का सौदा होता जा रहा है, यानी कृषक को उतना लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये चैप्टर हम लोग देखा था जो कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं और भारतीय कृषि से संबंधित समस्याएं हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।